हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले वो है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बहुत से बच्चों ने फाउंडेशन में से पढ़ा भी होगा, बहुत ने छोड़ा भी होगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी है। कोई कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो उन्हें आप मार्क रखिएगा, उनको लिख के जाइएगा लास्ट टाइम पे। लेकिन उससे पहले तक आपको कोशिश कीजिए सारे चैप्टर्स, पूरे चैप्टर को अच्छे से करें और कोई भी सेक्शन हो उसे छोड़े ना। इसमें सेक्शन नंबर याद करना है नहीं, यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप सेक्शन नंबर भूल गए तो भी कुछ नहीं होगा, वैसे तो पूरे में ही भूल जाओगे, कोई याद तो रहेगा नहीं, कुछ ही इंपॉर्टेंट से याद रहेंगे। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूँगी जिसमें याद रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको इस चैप्टर में सेक्शन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई फॉर्म नंबर नहीं है, 1 या 2 हैं, वो आपको याद हो जाएंगे। वैसे भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है तो याद हो जाएंगे। और बाकी हम प्रोविजंस इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हमारा एलएलपी एक्ट 2008 में आया था। तो सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एलएलपी एक्ट इज़ 2008 रिसीव प्रेसिडेंट एसेंट इन 7 जैन 2009 को इसका एसेंट मिला था और ये 9 जैन 2009 को पब्लिश्ड हो गया था। यानी कि इसमें क्यों दे रखा है, क्योंकि आईसीए मॉड्यूल में दिया है तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि क्या पता आईसीए हमें एमसीक्यू में ये दे दे डायरेक्ट, या क्योंकि हमने अभी तक एमसीक्यू का पेपर देखा नहीं है। उसमें क्या है, आईसीए ने एमसीक्यू पेपर जो मई 24 का पेपर हुआ है उसमें रिलीज़ नहीं किया कुछ भी। तो आपको याद रखना हो, कोशिश करनी होगी, पर याद रहता है ठीक है, वरना जो होगा देखा जाएगा पेपर में। अभी आप कोई कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाए। इसमें टोटल 81 सेक्शंस है, जिसमें 81 वाला डिलीट हो गया और कुछ और सेक्शंस बहुत सारे डिलीट हो गया, और या तो इम्पॉर्टेंट नहीं है या आईसीए ने दिए नहीं है। तो जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम उन्हीं को इसमें कवर करेंगे, ये आईसीए मॉड्यूल में गिवन है। उसके बाद 4 शेड्यूल्स है इसमें, वो भी आपको नहीं दिया क्योंकि शेड्यूल आते हैं रूल्स में, और रूल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। रूल्स और प्रिस्क्राइब्ड रूल्स वगैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं है इसमें। तो इसमें सिर्फ आपको सेक्शंस ही याद रखने हैं। उसके बाद शेड्यूल क्या होते हैं हम इतना जान सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है हमारे 30 नंबर का, शायद 1-2 नंबर का वहाँ पे डाल दे तो फर्स्ट हो जाता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहता है, फर्स्ट शेड्यूल कहता है राइट ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कि अगर एलएलपी का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में वो शेड्यूल 1 को फॉलो करे, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स वगैरह दे रखे हैं जिसके हिसाब से आपको एलएलपी चलाना है। तो उसका सेकेंड आता है कन्वर्टिंग ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्म एलएलपी में चाहे तो कन्वर्ट हो सकती है शेड्यूल 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से प्राइवेट कंपनी, और 4 के हिसाब से अनलिस्टेड कब पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कब पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती कभी भी, हमेशा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है एलएलपी में कन्वर्टिंग। तो इसको याद रखना होगा। इस पर क्वेश्चन घूम सकते हैं कि लिस्टेड होती है अनलिस्टेड होती है। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी नहीं होगी, हमेशा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है। नीड ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी, तो अल्टरेशन ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा होगा मैक्सिमम बच्चों ने। तो उस केस में क्या था कि पार्टनरशिप में एक अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यानी कि उस अनलिमिटेड लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, और जो कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट है उसका एक सिमिलर लाने के लिए, तो एक तरीके से इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप को एक तरीके से मतलब पुराना है, और एक ट्रेडिशनल आया है वो एलएलपी एक्ट के नाम से जाना जाता है। विदाउट अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी बिल्कुल नहीं होती इसमें। स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी कि गवर्नमेंट के हैंडल में होता है। यानी कि जैसे कंपनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट यानी कि आरओसी की परमिशन लगती है बहुत सारी जगह, तो ऐसे ही इसमें भी बहुत सारी जगह आरओसी की इन्फॉर्मेशन रखती है, उसके रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, और उन जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हो कंपनी और एलएलपी इन दोनों पार्टनरशिप इन दोनों के बीच का हिस्सा है, मतलब कि दोनों के ही पार्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद बेनिफिट क्या होता है इससे, तो सबसे पहले बेनिफिट होता है लायबिलिटीज़ में एक्सटेंड नहीं होती, एलएलपी की उसके एसेट्स तक रहती है, और पार्टनर्स की उनकी जो भी लायबिलिटी रहेगी उसके हिसाब से रहती है, यानी कि जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी रहती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ रीऑर्गेनाइज, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप कंपनी
फर्म को कभी भी रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, किसी भी पार्टनर को बुला सकते हो, कब किसी को भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एलएलपी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ऐसे ही कर, जैसे पार्टनरशिप के लिए आप पहले पुराना डीड ख़त्म करोगे फिर नया लाओगे, बहुत वो होता था। तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आगे आते हैं हम, तो अब आता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या है, उसमें हमें क्या है बेसिक्स होगा, थोड़ा बहुत नाम वगैरह के बारे में बताओ, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। हम सेक्शन 2 से डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है एड्रेस की। तो एड्रेस क्या होगा, एड्रेस जो पार्टनर्स के होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल है बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, पार्टनरशिप कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, लेकिन एलएलपी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों हो सकते हैं। वो चाहे दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हो या दोनों इंडिविजुअल हो या दोनों मिलकर हो, उससे मतलब नहीं है, वो दोनों हो सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल के केस में वो जहाँ रहता है उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होगा, तो एलएलपी के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कि जो 220 के हिसाब से कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था वो होगा, और इंक्लूड्स एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है, या कोई ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, या कोई और कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, वो सब एलएलपी के बॉडी को इस एलएलपी के डेफिनेशन के बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एक्सक्लूड का कौन रहेगा, कोई कॉरपोरेशन सोल है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, तो हमने कंपनीज एक्ट में देखा था मिनिमम हमें 3 महीने का पीरियड चाहिए होता है, उससे कम है तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करो, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप इसी फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हो। तो जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च होते हैं तो नॉर्मल है। तो इफ़ एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30 यानी 30 सितंबर के बाद अगर इनकॉर्पोरेट होती है, तो फाइनेंशियल ईयर टू द एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, यानी कि जो अब जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना उसमें नहीं, उसके जो नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर होगा ना, तब उसका फाइनेंशियल ईयर एंड माना जाएगा, और तब उसे जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो फाइल करनी होगी। ये आपको नहीं समझा, हम एग्जांपल देखते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहला 15 अगस्त को मान लो इनकॉर्पोरेट हुआ, तो 15 अगस्त 30 सितंबर से पहले, तो 30 सितंबर से पहले तो 24 में ही हो जाएगा काम, यानी कि 24 में उसका ईयर एंड हो जाएगा। जैन में हुआ, 15 जैन 2024 को हुआ, तो 31 मार्च 2025 को रहेगा, यानी कि इस साल नहीं रहा। पहली बात तो वैसे भी 3 महीने से कम है, तो अगर हम कंपनीज वाला प्रोविज़न लगाए तो वो भी वैसे भी इस साल के लिए कंप्लाई नहीं करेगा, वो नेक्स्ट ईयर ही जाएगा। 15 दिसंबर हुआ, तो 15 दिसंबर हुआ, फिर भी वो 3 महीने से ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा कंडीशन था 30/9 वाला, 30 सितंबर के बाद हुआ है इनकॉर्पोरेट, तो अगले ईयर में चला जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2025 में चला जाएगा, और 14 नवंबर को हुआ होगा फिर भी वो चला जाएगा। तो ये दोनों एक तरीके से सेम ही एग्जांपल्स है, इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 3 यूनिक्स हैं, तो इनको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इस पर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछ सकता है कि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, मतलब कि केस बना देगा, और फिर कहेगा कि इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, वो ऑप्शन दे देगा 3-4, या ईयर बोल देगा कौन सी ईयर में एंड होगा। तो उसके हिसाब से आपको ये प्रोविज़न याद रखना होगा कि कंपनीज़ में 3 महीने का, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 सितंबर के बाद अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है, तब आपको किसी भी तरीके से उस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फॉरेन एलएलपी क्या आता है, जैसे फॉरेन कंपनी होता है ना, वैसे ही फॉरेन एलएलपी भी होता है। तो एलएलपी विच इज़ फॉर्म इनकॉर्पोरेट रजिस्टर आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, सेम वही है कि रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर, इंडिया के बाहर, लेकिन इंडिया में आके अपना बिजनेस करिए, कैसे भी कर रही हो, ई मोड में या फिजिकल मोड में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है,
LLP, तो वो फॉरेन LLP के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद स्मॉल LLP क्या होता है, जैसे हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा था, जो छोटी छोटी कंपनीज उनकी लिमिट होती है 4 और 40 की लिमिट थी ना, उसी तरीके से यहाँ भी स्मॉल LLP है। स्मॉल LLP में क्या होता है, हैविंग कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख का इस अभी के टाइम पे हो, और एस में भी प्रिस्क्राइब्ड, एस में प्रिस्क्राइब्ड के हिसाब से रूल आ जाता है, लेकिन इसमें रूल नहीं है। लेकिन इसमें मैंने लिख दिया है कि क्या मैक्सिमम अमाउंट तक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, तो मैक्सिमम 5 करोड़ तक कर सकती है। तो हो सकता है वो बोल दे कि मैक्सिमम गवर्नमेंट कितना दे सकती है, क्योंकि ICAI क्या करती है, ऐसी चीज़ें देती है जो उसने बुक में नहीं दी है, तो कई बार वो ऐसी चीज़ें पूछ सकती है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, नॉट एग्जिस्ट 5 करोड़, यानी 25, अभी तो लिमिट 25 लाख है, अगर फ्यूचर में चाहे वो मैक्सिमम 5 करोड़ कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। उसी के साथ टर्नओवर के भी एज पर स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसीज, ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, इसकी है एक सेक्शन। तो उस केस में टर्नओवर आपका 40 लाख होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 50 करोड़ हो सकता है अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, तो वरना अभी आपका 40 लाख ही है। उसके मीट ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऐसे में प्रिस्क्राइब, और कोई भी कंडीशन होगी प्रिस्क्राइब्ड रूल में, वो हमें फॉलो करना है, उसको हमें इतना याद नहीं रखना, बस एस में भी प्रिस्क्राइब टर्म एंड कंडीशन को याद रखिए, ताकि आप स्मॉल LLP को क्वेश्चन आता है तो आपको लिमिट, टर्नओवर और फिर लास्ट में एक पॉइंट बचता है एस में भी प्रिस्क्राइब, उसको लिखना हो, और आपका क्वेश्चन अच्छे से आपको सेंटेंस बनाने में आ जाए। उसके बाद सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 2 हमारा ख़त्म हो गया, 3 में कुछ खास है नहीं, तो उसे लिखा नहीं है मैंने। उसके बाद हमारा सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी सिंपल है कि पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे तब तक अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ये नहीं कि LLP एक्ट में कोई प्रोविज़न हमें मिसलीडिंग लग रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जो यहाँ मिसिंग है, यहाँ होना चाहिए कुछ, तो हम ये नहीं कि पार्टनरशिप एक्ट से उठा के डाल देंगे। अब अगर गवर्नमेंट कहती है, प्रिस्क्राइब करती है कि ये प्रोविज़न पे पार्टनरशिप वाला कंप्लाई कर जाएगा, तो ठीक है, वरना फिर हम पार्टनरशिप का एक्ट LLP कभी भी नहीं लगेगा। सेक्शन 4 हमारा खत्म हो गया। अब सेक्शन 5 करते हैं। सेक्शन 5 क्या, पार्टनर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन पार्टनर्स कौन होते हैं, LLP के पार्टनर्स इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी हो सकता है, तो वो बात हमने कर ली थी। उसके बाद लेकिन उसमें कौन नहीं हो सकता, कोई अनसाउंड माइंड हो, डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, यानी कि कोई दिमाग से ठीक ना हो और कोर्ट ने उसको डिक्लेरेशन दे रखा हो, ये नहीं कि किसी को भी बोल दिया कि तू अनसाउंड है तो वो अनसाउंड हो गया, ऐसा नहीं, कोर्ट के द्वारा अगर वो अनसाउंड डिक्लेयर किया गया तभी वो अनसाउंड माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है कि पहले था कि जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता था ना, तो उसके बाद वो कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रूल्स को चेंज किए और एक टाइम लिमिट रखी। उतना टाइम लिमिट हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो टाइम लिमिट रखी और कहा कि आप इतने टाइम तक इंसॉल्वेंट रहेंगे, उसके बाद आप कोई भी बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप में आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी उसका वो टाइम लिमिट नहीं ख़त्म हुआ, मतलब कि वो टाइम लिमिट जो इंसॉल्वेंट का टाइम लिमिट था उसका, उससे डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो उस केस में भी वो पार्टनर नहीं बन सकता। एंड अप्लाई टू द एड्यूड एज इंसॉल्वेंट सच एप्लीकेशन इज पेंडिंग, यानी कि किसी ने अप्लाई किया है कोर्ट में कि अब मुझे इंसॉल्वेंट कर दो, तो और अभी उसका केस चल ही रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस केस में वो भी पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पता नहीं कब कोर्ट का केस आ जाए, हमारा पार्टनर बन जाएगा, फिर हमें बहुत सारा कंप्लाइंसेस करना होगा। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी। पहली बात तो HUF बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अब ये मत पूछें कि HUF क्या होता है, कौन होता है, HUF बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि वो हिंदू लॉ के हिसाब से बनी है, किसी और एक्ट के हिसाब से नहीं है। उसके बाद फॉरेन LLP कैन बी बिकम अ पार्टनर इन इंडियन LLP, हाँ फॉरेन LLP भी हो सकता है, क्योंकि हमने बॉडी कॉर्पोरेट की बात की, वहाँ फॉरेन LLP भी आ ही जाता है एक तरीके से। उसके बाद मिनिमम पार्टनर्स, मिनिमम कितने होने, सेक्शन 6 आ जाता है। अब सेक्शन 6 में क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर की बात की है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इफ़ नंबर ऑफ पार्टनर इज़ रिड्यूस, अगर 2 से कम हो जाते हैं पार्टनर, तो गवर्नमेंट कहती है कोई नहीं, LLP है, आप 6 महीने तक आराम से बिजनेस करो और किसी एक पार्टनर को ऐड करो,
अगर आप किसी को ऐड नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप बिज़नेस आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है तब तक जब तक आप नया पार्टनर बिज़नेस में ऐड नहीं कर देते। यानी कि ऐसा है कि आपको आपके मिनिमम 2 होने चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में होता था, अगर 2 से कम हुए या कंपनी में अगर लिमिट से कम हुआ तो उस केस में वो कंपनी डिज़ोल्व हो जाती थी या पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके 2 से कम होते हैं पार्टनर्स तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। आप उसमें उसको फिल कीजिए, किसी और को बुलाइए, किसी भी कीजिए और 2 पार्टनर पूरे कीजिए। और अगर 6 महीने तक आप कर लेते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी नहीं कर पाते हो तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है। उसके बाद आप जो भी वर्क करोगे या उस 6 महीने में जो भी वर्क किया होगा ना, वो आपकी उसके लिए आप पर्सनल लायबल हो गए। एलएलपी के लिए एलएलपी तो लायबल होगा ही, उससे जो हो जाएगा उसके आगे भी जितना भी पैसा पे करना होगा ना, उसके लिए आप पर्सनली लायबल हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 7, डेजिग्नेटिंग पार्टनर। डेजिग्नेटिंग पार्टनर कौन होता है? एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटिंग पार्टनर इज रेजिडेंट स्टे इन इंडिया मोर देन 120 डेज। यानी कि डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स एक तरीके से मान लो कि पार्टनर्स के बीच में ना कुछ हेड्स पार्टनर्स निकालते हैं। जैसे कि कंपनी होती है तो कंपनी में एक सीईओ होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकते हो वो होता है। तो ऐसे पार्टनर्स में भी एक या दो बोला है लॉ 2 को बोलता है। आपको 2 डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स रखने हैं। आपके कितने भी पार्टनर, अगर 2 ही हैं तो फिर तो वही 2 हो जाते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो आप किन्हीं भी 2 को रख सकते हो। और उनमें से कम एक जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया में रहने वाला होना चाहिए, जो कि प्रीसीडिंग ईयर में मोर देन 120 डेज इंडिया में रहा हो। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, ये एक पेनल्टी है, इसको यहाँ मत देखिए, मैं आगे एक सेक्शन है सेक्शन 10 उसमें इसको कवर करा दूंगा। उसके बाद आगे देखते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैंने पहले ये बता देता हूँ कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है कि एलएलपी तैयार होने से पहले एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि हमारे उसमें कंपनी में पार्टनर्स कौन होंगे, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है और कुछ और डिटेल्स भी डालनी होती है। वो सब डालने के वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। वो आरओसी के पास जाता है, आरओसी उसको चेक करता है, जो भी होता है उसके बाद अप्रूव करता है। अगर उसमें कुछ मेंशन है कि हमारे में ये पार्टनर्स हैं और उनमें से ये जो भी 2 या 2 से ज़्यादा हो वो डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स है। लेकिन अगर ऐसा मेंशन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो सारे पार्टनर्स ही डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स एज्यूम कर लिए जाएंगे कि सारे पार्टनर्स ही डेजिग्नेटिंग पार्टनर, फिर उसमें जितने भी हों। अ पर्सन बिकम्स सीज टू बी डेजिग्नेटिव पार्टनर्स अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट जो है उसके हिसाब से सारे पार्टनर्स भी डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स बन सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि डेजिग्नेटिंग पार्टनर शैल गिव प्रायर कंसर्न टू एलएलपी। मतलब कि जिसको भी डेजिग्नेटिंग पार्टनर बनाएगी एलएलपी, उसको पहले अपना एक कंसर्न देना होगा कि हाँ मैं तैयार हूँ डेजिग्नेटिंग पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर सारी लायबिलिटी वगैरह सब आ जाता है, तो उसको कंसर्न देना होगा पहले। और एलएलपी शैल फाइल पर्टिकुलर डेजिग्नेटिंग पार्टनर विथ आरओसी विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और उसके बाद कंपनी एलएलपी को वही कंसर्न और कोई और इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, तो वो सब लेके आरओसी को 30 दिन के अंदर सबमिट करना होगा। उसके बाद फेलियर ऑफ फाइल, अगर फाइल नहीं कर पाते हैं तो एलएलपी और डेजिग्नेटिंग पार्टनर दोनों मिलके 5,000 और 100 रुपये पर डे के हिसाब से लायबल होंगे। और मैक्सिमम एलएलपी को 50,000 और डीपी को डेजिग्नेटिंग पार्टनर को 25,000 का फ़ाइन लग सकता है अगर वो टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो। उसके बाद एवरी डेजिग्नेटिंग पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल ऑब्टेन डी पिन, यानी कि उनके पास डी पिन होना चाहिए डेजिग्नेटिंग पार्टनर बनने के लिए। लेकिन अगर आपके पास डिन है ना, DIN डेजिग्नेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी एक्ट में था, कंपनीज एक्ट में था, तो वो भी आपका चल जाएगा। वो भी डेजिग्नेटिंग पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर की जगह आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे की जगह, आपके पास कोई एक भी है ना तो आप दूसरी जगह डेजिग्नेटिंग पार्टनर या डायरेक्टर बन सकते हो। तो उसके बाद ये हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया। बहुत छोटे छोटे सेक्शंस है, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ही सेक्शन जो बड़े हैं, उसके अलावा सारे सेक्शंस छोटे छोटे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 8, लायबिलिटीज़ ऑफ डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स क्या होती है। तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कुछ भी बोला नहीं है तो उस केस में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स, यानी कि एलएलपी कोई भी एक्ट करेगा उसके लिए वो डेजिग्नेटिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, इंक्लूडिंग फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट वगैरह सब के लिए। किसी और को भी उसने काम दिया है उस केस में भी वही लायबल होगा अगर उसने कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है तो। लायबल टू ऑल पेनल्टीज एंड इम्पोज ऑफ अन एलएलपी, यानी कि एलएलपी पे जो भी पेनल्टी लगेगी उसको उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद ये सेक्शन खत्म। सेक्शन 9 आता है हमारा, चेंज इन डेजिग्नेटिंग पार्टनर ऑफ वैकेंसी, यानी कि अगर मान लो डेजिग्नेटिंग पार्टनर हमने 2 अपॉइंट करे लेकिन उसमें से एक ने छोड़ दिया या दोनों ने छोड़ दिया, एलएलपी छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा, एलएलपी में अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ द वैकेंसी ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से हुआ, कारण हम इसमें नहीं बोला तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी कारण से अगर वैकेंसी हुई है तो आपको 30 दिन के अंदर नए डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स अपॉइंट करने होंगे। इफ़ एट एनी टाइम देयर इज़ नो डीपी designating partner, only one DP, each partner shall be deemed to be DP partner, यानी कि अगर फिर भी टाइम लिमिट तक कोई भी डेजिग्नेटिंग पार्टनर नहीं रहता है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो सारे पार्टनर्स है या कोई एक ही पार्टनर रहता है डेजिग्नेटिंग पार्टनर, तो उसके अलावा बाकी सारे पार्टनर डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स एज्यूम कर लिए जाएंगे। उसके बाद इसकी सेक्शन 7 और सेक्शन 9 के फ्रॉड पे या फेलर पे एक ही पेनल्टी है, सेम ही है दोनों, कि कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करता है चाहे दोनों डेजिग्नेटिंग पार्टनर का केस हो या रेजिडेंट या डीपी का केस हो, तो उस केस में लायबल हो जाएंगे वो 10,000 से 100 रुपये पर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम एलएलपी 1 लाख के लिए और पार्टनर्स 50,000 के लिए लायबल हो जाएगा हर एक पार्टनर। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हमें सेक्शन 11 आता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अभी मैंने बताया कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी कि कंपनी या एलएलपी के बनने से पहले कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो उसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल हैव 2 और मोर पर्सन एज सब्सक्राइबर, क्योंकि पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए तो पर्सन उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी तो होने चाहिए। जैसे कंपनी होता है, कंपनी बनते समय एक प्रोस्पेक्टस आता है, प्रोस्पेक्टस में कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम होते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के नाम होने चाहिए उसमें, यानी कि आपकी कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सक्राइबर एलएलपी में होने चाहिए, तभी आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अप्रूव मिलेगा। टू कैरी लॉफुल बिजनेस, यानी कि कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। टू अर्न प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। नॉर्मल है क्योंकि अगर उसके लिए ट्रस्ट के लिए बनाना तो हम सेक्शन 8 कंपनी ना बनवा देते। उसके बाद स्टेटमेंट एक होना चाहिए, एडवोकेट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट जो इंगेज इन फॉर्मेशन, यानी कि इस एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में इंगेज्ड होगा, उसकी स्टेटमेंट होना चाहिए। और हर एक सब्सक्राइबर का स्टेटमेंट होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से, मतलब अपने कंसर्न से ही एलएलपी में सब्सक्राइबर बन रहा है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टू इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का नाम क्या होना चाहिए, प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर और डेजिग्नेटिंग पार्टनर, या और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा जो रूल्स वगैरह में देगा तो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो रूल्स में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, रूल्स दिया ही नहीं है एलएलपी में, है तो लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन मेक स्टेटमेंट, जो पर्सन है जो स्टेटमेंट बनाएगा वो नोविंग इट टू बी फॉल्स, अगर वो जानता है कि जो वो बातें लिख रहा है वो गलत है, या फिर डज नॉट बिलीव, यानी कि वो जो बातें, मतलब कि कंपनी एलएलपी है, एलएलपी में कुछ ना कुछ तो बताया होगा उसे, और वो उसे पता है कि उसने जो गलत बताया है, या फिर वो बिलीव ही नहीं कर रहा कि जो सामने वाले ने बताया है वो सही है, तो उस केस में वो लायबल हो जाएगा वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट दिया है। इम्प्रिजमेंट 2 साल की जेल और फाइन 10,000 से 5 लाख तक का फाइन उस पर लग सकता है। और ये दोनों लगे, एंड मतलब दोनों, और होता तो कोई एक होता, लेकिन एंड है तो दोनों ही लगेगा। उसके बाद सेक्शन 12 आता है। सेक्शन 12 क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना।
LLP तैयार करवाना, तो उस केस में क्या होगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट रजिस्ट्रार शेल रिटेन डॉक्यूमेंट शेल विद इन 14 डेज, यानी कि एंड विद इन 14 डेज रजिस्टर्स डॉक्यूमेंट विद द इशू सर्टिफिकेट, यानी कि कंपनी जब LLP जाएगी ROC के पास तो वो से स्टेटमेंट्स इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दोनों लेके जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर उसे वैलिड करना है तो 14 दिन के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगी क्या LLP और LLP सर्टिफिकेट दोनों करेगी। LLP सर्टिफिकेट भी इशू कर देगी और वो जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको रजिस्टर कर लेगी। और अगर उसे मना करना है कि आपके में कोई ऑब्लिगेशन है, कोई कारण से आप नहीं हो सकते, तो वो भी 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। सच सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय ROC एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिशियल सील, यानी कि उसमें साइंड होने चाहिए ROC के, और जो भी ऑफिशियल सील है ROC का उस पर लगा होना चाहिए। यानी कि ROC अब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई ना कोई सील तो होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक ही हो या फिजिकल हो, तो वो सील होना चाहिए और जो ROC का हेड है उसके साइन भी होने चाहिए। उसके बाद इट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन LLP, तो एक नॉर्मल कंक्लूसिव इंपॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है कि जिससे पता चलेगा कि हमारी LLP तैयार हो गई है। स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 11 सफिशिएंट एविडेंस टू कंप्लायंस विद द क्लॉज A ऑफ द सेक्शन 11, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन आप भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद सेक्शन 13 क्या आता है, सेक्शन 13 कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस और कोई चेंज होता है उसमें तो क्या करें, तो एवरी LLP शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विच इज ऑल नोटिस ऑफ द कम्युनिकेशन, जो मतलब सिंपल है, कंपनी में जैसे एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता था, इसमें भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहाँ पे किसी भी तरीके का नोटिस या कम्युनिकेशन करना हो ROC को या किसी और को तो वो कर सके। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन एन LLP और इट्स पार्टनर डिजिग्नेटिंग पार्टनर बाय, यानी कि LLP को किस तरीके से नोटिस भेजा जाएगा या RO या LLP के पार्टनर्स किस तरीके से उस पर नोटिस भेजेंगे, सेंडिंग बाय पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, और कोई भी अदर मैनर प्रिस्क्राइब किया होगा, प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है यहाँ पे, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, एनी अदर मैटर प्रिस्क्राइब। उसके बाद चेंज इन RO फाइल नोटिस टू RO इन प्रिस्क्राइब मैनर, उसको प्रिस्क्राइब मैनर में सबमिट करना हो, यानी कि यहाँ पे आप बहुत सारी जगह आपको प्रिस्क्राइब मैनर मिलेगा, तो आपको प्रिस्क्राइब मैनर याद रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए कोई भी प्रिस्क्राइब रूल नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी। और अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, जो अगर हमारा रजिस्ट्रार चेंज हुआ है तो उसके इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ROC को, तो उसके लिए LLP लायबल होगा, डिजिग्नेटिंग पार्टनर नहीं। यहाँ पे डिजिग्नेटिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ LLP लायबल होगा, 500 रुपये पर डे से मैक्सिमम 50,000, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है ना केस, कोई बस रजिस्टर ऑफिसर चेंज हुआ है तो थोड़ी बहुत ही पेनल्टी में उसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 14 हमारा आ जाता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा LLP पे। सबसे पहला वो स्यू कर सकता है, यानी किसी और पे केस कर सकता है या उस पर कोई भी केस कर सकता है। ड्यूरिंग एंड सफरिंग ऑफ द ऑल एक्ट्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट में एंड सफ़र, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट जो भी एक एक्ट कर सकती है, बिजनेस डील्स और कोई और भी एग्रीमेंट, वो सब LLP कर सकता है। एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, रख सकती है, वो सब कर सकती है, और उसकी एक कॉमन सील भी तैयार हो सकती है। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। उसके बाद नेम कैसे होना चाहिए LLP का, तो LLP का नेम के सफिक्स में या तो LLP लिखा हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होना चाहिए। नो LLP शैल बी रजिस्टर विथ अ नेम विच इज़ ओपिनियन ऑफ CG के लिए अगर कोई अनडिज़ायरेबल है या आइडेंटिकल है या टू क्लोजली रिजेंबल टू द एनी एग्जिस्टिंग LLP और कंपनी, जब कंपनी में पढ़ते हैं तो वहाँ LLP का रेफरेंस नहीं दिया जाता, लेकिन जहाँ पर रेफरेंस है कि किसी भी LLP कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर नहीं होना चाहिए, और अगर वैसा नहीं है तो आपकी नाम रजिस्टर्ड हो सकता है। अब रिजर्वेशन नेम, जैसे हमने कंपनीज में पढ़ा था कि
अगर किसी को अपना नाम रिज़र्व करवाना है कंपनी के लिए तो आरओसी के पास फ़ीस देकर रिज़र्व करा सकता है। अगर कोई न्यूली है तो वो 20 दिन के लिए रिज़र्व करा सकता है 1000 दे के, उसके अगले 20 दिन के लिए करा सकता है और 1000 दे के, और उससे भी अगले 20 दिन के लिए करा सकता है 1000 दे के। और पहले के बाद अगर उसे अगले डायरेक्ट 40 दिन का कराना है तो डायरेक्ट 2000 दे के 40 दिन का करा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है रिजर्वेशन नेम का, अ पर्सन में अप्लाई टू रजिस्टर, यानी कि एक प्रिस्क्राइब मैनर में रजिस्टर्ड ऑफिस में अप्लाई करेगा और जो भी फीस होगी उस रिजर्वेशन के लिए वो पे करेगा। नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी या नेम विच इज़ एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, या तो आप कोई नया एलएलपी बना रहे हो तो उसका क्या नाम रखना चाहते हो, या आपका कोई पुराना एलएलपी आप उसको चेंज कर रहे हो तो उसका क्या नाम है वो आपको बताना पड़ेगा। ROC on satisfaction that name is no identical or undesirable as per CG reserve the name for the 3 month, यानी कि 3 महीने तक के लिए ROC उस नाम को रिज़र्व कर लेगी आपके लिए अगर वो किसी भी और तरीके से आइडेंटिकल या अनडिज़ायरेबल नहीं है तो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है रेक्टिफिकेशन। अब हमने नेम तो दे दिया था लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हमें लगी बाद में, तो उसे चेंज करा सकते हैं क्या? हाँ, तो चेंज कैसे करा सकते हैं? एलएलपी ड्यूरिंग द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और अपॉन रजिस्ट्रेशन विथ न्यू नेम, अगर वो नए नेम से रजिस्ट्रेशन कर रही है या पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रही है, जैसे भी है न्यू नेम यानी कि पहले कोई और नाम था अब नया नाम ले रही है, तो इफ़ एलएलपी इज़ एन एडवर्टेबल रजिस्टर विथ नेम आइडेंटिकल और टू सिमिलर, यानी कि वो किसी भी वैसे नेम से ना हो जो कि किसी भी एनी अदर एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से हो, तो उसके जैसा सेम नहीं होना चाहिए, तो वो चेंज करा सकती है। सीजी अपॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलएलपी और कंपनी ट्रेडमार्क प्रोपराइटर में डायरेक्ट एलएलपी तो चेंजेस नेम विद इन 3 months फ्रॉम द डायरेक्शन। अगर होता है तो जो सीजी है वो उसको पास एप्लीकेशन आनी चाहिए। क्या था कंपनीज एक्ट में, क्या था कि सीजी चेंज कर सकता है कंपनी का नाम सुओ मोटो भी, और अगर उसके पास एप्लीकेशन आती है तो उससे भी, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ एप्लीकेशन आती है तभी वो चेंज कर सकता है, वरना वो अपने आप से कभी भी चेंज नहीं कर सकता। और चेंज इट्स नेम विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन मिलने के 3 महीने के अंदर आप कंपनी एलएलपी को अपना नाम चेंज कर लेना होगा। उसके बाद क्या आता है एप्लीकेशन बाय प्रोपराइटर इज़ मेड विद इन 3 years, यानी कि वही ट्रेडमार्क वाला जो केस है उसमें अगर वो 3 साल के अंदर का अप्लाई करता है तो कंपनी एलएलपी का नाम चेंज होगा वरना नहीं होगा, वो तो उसमें भी सेम ही था। और नाम चेंज होने के बाद आरओसी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी एलएलपी को कि हम 15 दिन के अंदर कि हमने अपना नाम चेंज कर लिया है, ताकि आरओसी जो है अगले 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देने के अगले 30 दिन के अंदर नया COI इशू कर सके। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, आपने नाम चेंज नहीं किया या कोई और डिफ़ॉल्ट किया बताया नहीं, तो उस केस में क्या होगा सीजी अलॉट न्यू नेम, अगर नाम चेंज नहीं किया तो नया नाम मिलेगा और फिर आरओसी एक नया COI इशू करेगी और जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो होगा। मतलब कि सेम वही प्रोविज़न है, थोड़े बस टाइम पीरियड्स अलग है, तो वो आपको याद रखने होंगे, वरना कंपनी और इसका एलएलपी का रिजर्वेशन और रेक्टिफिकेशन का प्रोविज़न बिल्कुल डिट्टो है, बस वहाँ पे कुछ डेट और टाइमिंग अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है, और वहाँ पे सुओ मोटो कर सकता है सीजी, यहाँ पे नहीं कर सकता। उसके बाद स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? सबसे पहला रन एलएलपी में रन वहाँ भी था रिजर्वेशन के लिए रन, तो यहाँ रन एलएलपी के लिए रिजर्व करना होता है नेम। फिलिप से ई फॉर्म भरना होता है, फिलिप एक ई फॉर्म होता है वो सबमिट करना होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो कि एक तरीके से स्पाइस प्लस है, वहाँ स्पाइस प्लस था यहाँ फिलिप है। और फिर लास्ट में एक एलएलपी एग्रीमेंट आ जाएगा, ई फॉर्म विद इन 30 days के अंदर ई फॉर्म में अपलोड करना होगा। उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा सेक्शन 22 आता है। इसके बीच से जितने भी सेक्शन जो वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इरेलीवेंट है या फिर ICA मॉड्यूल में दिया नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं उसको देखने। मैंने जितना आपको नोट करके दिया आप उतना पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी टू अ पार्टनर, पार्टनर कैसे एलिजिबल होगा? तो ऑन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सब्सक्राइबर शैल बी पार्टनर, सब्सक्राइबर्स होने चाहिए जो पार्टनर बने, और एलएलपी एग्रीमेंट के बाद कोई अदर पर्सन शैल बी पार्टनर, मतलब कि
एक टाइम जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो जो भी सब्सक्राइबर रहेगा, जैसे हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो वो सब्सक्राइबर जो होंगे वो सब पार्टनर बन जाएंगे और कंटिन्यूएशन आ रहा है। फिर उसके बाद LLP एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से कोई भी पर्सन फिर पार्टनर बन सकता है। ये सेक्शन 22 खत्म हो गया। फिर 23 आता है रिलेशनशिप ऑफ पर्सन। रिलेशनशिप क्या क्या होंगे पार्टनर LLP में, तो उस केस में क्या कहते हैं, सेक्शन 23 कहता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़, यानी कि उनके अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने ड्यूटीज़ हैं। पार्टनर ऑफ LLP एंड LLP एंड इट्स पार्टनर, दोनों के अपने अपने, मतलब कि LLP का पार्टनर और LLP और उसके भी कोई और भी पार्टनर्स हैं, उन सब के अपने गवर्न बाय LLP एग्रीमेंट। जैसा भी अब ये समझ लो कि LLP उसके पार्टनर्स का अपना अपना सिमिलर रोल है, अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, और जो राइट और ड्यूटीज़ है वो LLP एग्रीमेंट में लिखे होंगे। उसके बाद चेंज इन LLP एग्रीमेंट, अगर LLP एग्रीमेंट में कोई चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं, हाँ आपको चेंज करिए, उसके बाद 30 दिन के अंदर ROC को इन्फॉर्म कर दीजिए प्रिस्क्राइब मैनर और फीस के साथ। उसके बाद एग्रीमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जो एग्रीमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन था बिटवीन सब्सक्राइबर्स, तो उसका क्या होगा, इट शैल बी वैलिड ओनली इफ रेटिफाइड ऑल पार्टनर्स अपॉन इनकॉर्पोरेशन। अगर इनकॉर्पोरेशन के समय चेंज कर देते हैं तो वो जो चेंज हुआ है वो वाला वैलिड होगा, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू आप कर सकते हो, वही LLP एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ LLP एग्रीमेंट, अगर LLP एग्रीमेंट आपके पास है ही नहीं, तो पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कौन सा शेड्यूल लगता है, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो भी LLP एग्रीमेंट के बारे में बात की है वो सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये सेक्शन हो गया। उसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहते हैं, सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, यानी कि किस तरीके से पार्टनरशिप का इंटरेस्ट जो है वो बांटा जाएगा, या ख़त्म होने पे LLP ख़त्म होने पे या पार्टनर ख़त्म होने पे, पार्टनरशिप ख़त्म होने पे क्या किया जाएगा। तो उस केस में अ पर्सन इज सीज टू ए पार्टनर, अगर अब वो पार्टनर नहीं रहा किसी भी कारण से, चाहे उसने राइटिंग में नोटिस दिया हो वो भी 30 दिन के अंदर बाकी पार्टनर्स को, या तो डेथ हुआ हो या डिसोल्यूशन हुआ है LLP का, अनसाउंड माइंड जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया हो, या फिर कोई और एप्लीकेशन टू द इंसॉल्वेंट हो गया हो, तो उस केस में वो पार्टनर फिर नहीं रहता। तो क्या होगा, सीजेशन ऑफ पार्टनर डज नॉट डिस्चार्ज अ पार्टनर ऑफ ऑब्लिगेशन इनकर्ड विल बीइंग अ पार्टनर, यानी कि एक जो पार्टनर अब नहीं है वो बाकी पार्टनर्स का किसी भी तरीके का रूल्स रेगुलेशन ड्यूटीज़ वगैरह नहीं कर सकता, ना किसी को कुछ कह सकता है LLP के लिए। उसके बाद former partner is to be regarded as still being a partner with the LLP in the formation of the LLP with the former partner का, तो former partner वही होता है सीजेशन पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर सीज हो चुका है उसे एक नाम दिया गया है इसमें फॉर्मर पार्टनर। तो पार्टनर बीइंग रिगार्डेड स्टिल बीइंग अ पार्टनर, यानी कि वो तब तक पार्टनर रहता है जब तक such person has noticed to the former partner the cease to be a partner and notice of the former the cease to be a partner delivered to ROC, यानी कि उसने या तो ROC को इन्फॉर्म नहीं करा है, या फिर जब उसने LLP को इन्फॉर्म किया था तो LLP ने अभी तक ROC को इन्फॉर्म नहीं किया है। किसी भी तरीके से अगर नोटिस पार्टनर्स LLP के बाकी पार्टनर्स के पास और ROC के पास नहीं पहुंचा है तब तक वो हर केस में लायबल रहेगा, कोई भी कंडीशन होती है वो उसकी लायबिलिटी रहेगी। अदरवाइज डेथ, अगर डेथ होते हैं तो बात अलग है, लेकिन वो तो नॉर्मल केस है ना, वहाँ पे नहीं रहेगा, बाकी जगह पे वो पर्सन अपनी लायबल रहेगा हर चीज़ के लिए। डेथ और इंसॉल्वेंट के बाद तो उसके पास पैसा ही नहीं तो किस चीज़ के लिए ही लायबल होगा, और डेथ में। बाकी अगर वो नॉर्मल किसी और रिटर्न कंसेंट से गया है और किसी तरीके से गया है तो उस केस में वो लायबल रहेगा जब तक वो इन्फॉर्मेशन ROC के पास नहीं पहुँच जाती कि हमारे पार्टनर सीज हो गया, फॉर्मर हो गया है। Where a partner ceases to be a partner, such former partner or person entitled to his shares due to death or insolvent former, यानी कि जब वो पार्टनर्स LLP छोड़ के जाएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, तो या तो वो उसको खुद को मिलेगा, और डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। क्या मिलेगा, शैल बी एंटाइटल टू, उसको एक्चुअल पार्टनर कंट्रीब्यूशन, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया था उसका प्रोपोर्शनेट जिस तरीके से बनेगा, मतलब अगर LLP में एसेट्स है तो वो देगा, LLP देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, अगर पूरा बनता है तो पूरा दे देंगे। और उसके बाद राइट टू शेयर इन accumulated profit after deduction
ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी कि किसी भी तरीके का लॉस या प्रॉफिट होता है उसका भी पार्ट उसको दिया जाएगा। फॉर्मर पार्टनर शेल नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट, यानी कि उसके बाद अगर वो सीज हो गया है, फॉर्मर पार्टनर है जो, उसको फिर उसके बाद कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी एलएलपी के किसी भी तरीके के मैनेजमेंट में अपना बात बोल सके या कुछ कह सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 24, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पे कुछ पढ़ के नहीं जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करवा रहे हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। सेक्शन 25, सेक्शन 25 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। अगर पार्टनर में कोई चेंजेस हुआ है तो क्या करना चाहिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा। तो पार्टनर शेल बी इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ द चेंज इन द नेम एड्रेस विद इन 15 डेज, यानी कि पार्टनर को एलएलपी को बताना पड़ेगा उसके किसी भी तरीके के नाम या एड्रेस में कोई चेंजेस है तो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और एलएलपी वही सेम इन्फॉर्मेशन आरओसी को भी करेगी इन्फॉर्म, यानी कि पहले पार्टनर्स एलएलपी को करेंगे 15 दिन में, एलएलपी आरओसी को करेगी 30 दिन में। क्या क्या करेगी, अगर कोई पार्टनर सीज हुआ है तो उसके बारे में, या किसी का नाम या एड्रेस चेंज हुआ है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को। सच नोटिस फाइल्ड विद आरओसी शैल बी साइंड बाय डिजिग्नेटिंग पार्टनर इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, यानी कि सिंपल मान लो कि डेजिग्नेटिंग पार्टनर द्वारा ये जो भी स्टेटमेंट होगी या रिपोर्ट होगी वो साइन किया जाएगा, तभी वो आरओसी को जा सकता है। इन केस ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेल कंटेन अ कंसेंट विद द सच पार्टनर साइन बाय द ऑथेंटिकेट प्रिस्क्राइबमेंट, यानी कि अगर आप कोई और ये जो ऊपर रीज़न दिए थे सीज या नेम या एड्रेस चेंज होने का, उसका नहीं है। अगर कोई नया पार्टनर आप एडमिट कर रहे हो तो उस केस में उस पार्टनर का कंसेंट उसमें साइन वगैरह जो भी प्रिस्क्राइब मैनर के हिसाब से वो आपको देना पड़ेगा, साथ में उस रिपोर्ट के साथ जो भी आप स्टेटमेंट वगैरह फाइल कर रहे हो, नोटिस वगैरह। उसके बाद पेनल्टी, अगर आप नोटिस फाइल नहीं करते हो तो हर एक एलएलपी यानी कि पूरी एलएलपी और पार्टनर्स, डेजिग्नेटिंग पार्टनर नहीं, सिर्फ जितने भी पार्टनर है, अगर 2 डेजिग्नेटिंग पार्टनर और 5 अलग पार्टनर्स हैं तो वो सारे मिलके ही लायबल होंगे 10,000 के लिए। उसके बाद फॉर्मल पार्टनर हैज़ आरजीटीबी दैट एलएलपी शेल फाइल सच नोटिस, यानी कि जो फॉर्मल पार्टनर है अब वो सोच रहा है कि एलएलपी ने मेरा फाइल करा है कि नहीं करा, अगर नहीं करा तो वो खुद जाके कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास लायबिलिटी बनती है ना, जब तक आरओसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो वो अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए खुद ही जाकर इन्फॉर्म कर सकता है आरओसी को। और आरओसी क्या करेगा, पहले एलएलपी से कंफर्मेशन लेगा, ऐसे थोड़ी ना किसी ने कह दिया तो जाके वो मान लेगा। तो आरओसी जो है वो एलएलपी से पहले कंफर्मेशन लेगा किसी भी तरीके का। अगर एलएलपी कंफर्मेशन दे देती है ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन अगर कोई भी एलएलपी कंफर्मेशन नहीं देती, अगर वो कहती है हाँ सीज हो गया है, या कहती है नहीं अभी सीज नहीं हुआ है, वो गलत रिपोर्ट दे रहा है, तो आरओसी उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर एलएलपी कुछ कहता ही नहीं है 15 दिन के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि नो कन्फर्मेशन गिवन बाय एलएलपी इन 15 डेज, 15 डेज के अंदर अगर उसने कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दिया तो आरओसी शैल रजिस्टर सच नोटिस। तो वो जो भी पर्सन है आके बोल रहा है कि मैं सीज हो चुका हूँ, मैं अब मेरे को एलएलपी नोटिस नहीं दे रहा है आपको, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मैं सीज हो चुका हूँ, तो उस केस में वो उस नोटिस को अप्रूव कर देगा और उसको रिकॉर्ड भी कर लेगा। उसके बाद सेक्शन 26 आता है हमारा। सेक्शन 24, 25 दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो दोनों साथ में, तो दोनों को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 कहता है पार्टनर एज एजेंट, यानी कि पार्टनर क्या एजेंट होता है। हाँ, पार्टनर एलएलपी का तो एजेंट होता है, लेकिन अदर पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। सेक्शन 26 खत्म। ये तो नॉर्मल आपने पढ़ा ही होगा, कंपनीज वगैरह, मतलब क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में तो नहीं रहा, उसमें तो एजेंट होते हैं। और एलएलपी भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो फाउंडेशन में तो इतना तो पता होगा। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी क्या बढ़ सकती है एलएलपी की या पार्टनर्स की, तो एलएलपी इज नॉट बाउंड विद द एक्ट ऑफ द पार्टनर इफ एलएलपी बाउंड नहीं है पार्टनर्स के एक्ट से। अगर पार्टनर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि उनकी अथॉरिटी में नहीं है, यानी कि कंपनी एलएलपी ने उन्हें अथॉरिटी नहीं दी फिर भी वो काम कर रहे हैं, या फिर पर्सन जो काम कर रहा है he has no authority or does not believe him to be a partner, यानी कि जो पर्सन है वो जानता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी ये मेरे पास काम, मतलब लोग किसी भी कंपनी में एबीसी एलएलपी है,
अब उसमें ए क्या है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो बुक्स लेने जाए, क्योंकि वो सेलिंग का काम करते हैं, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो बुक्स लेने जाए, लेकिन वो फिर भी बुक्स लेने गया खुद की मर्जी से। तो और सामने वाला बंदा जानता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है और फिर भी वो बुक्स दे देता है, तो उस केस में भी एलएलपी और वो पर्सन लायबल होंगे। और डज नॉट मतलब वो पर्सन लायबल होगा, एलएलपी लायबल नहीं होगा। या फिर वो पर्सन जो है उसे लगता है कि, यानी कि उसे लग रहा है कि ये पार्टनर ही नहीं है कंपनी का, या उसको शक है कि ये धोखा देने आया है, तो उस केस में वो ही लायबल होगा अगर वो फिर भी उसका काम कर देता है तो। लेकिन हाँ, अगर वो एलएलपी से कंफर्मेशन लेके फिर उसके बाद काम करता है तो उसके लिए एलएलपी लायबल होगा, फिर नहीं होगा वो पर्सन। एलएलपी इज लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, यानी किसी भी तरीके का रॉन्गफुल एक्ट किया हो या कोई गलत या ऐसी बात बोलिए जो बतानी चाहिए थी वो छुपाई हो, तो उस केस में क्या होगा, बाय एनी पार्टनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही जो काम है वो हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी भी सोलली ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, यानी कि जो उसके पार्टनर्स के भी ऑब्लिगेशन रहेगी वो भी उसकी एलएलपी की अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशंस बन जाएंगी सारी, और लायबिलिटी जो है वो उसके प्रॉपर्टी पे पूरी आएगी, वो पार्टनर्स की जो भी लायबिलिटी होगी वो एलएलपी पे भी बनेगी। उसके बाद ये सेक्शन हमारा 27 ख़त्म हो गया। इम्पॉर्टेंट ये भी है, आप इसको मार्क कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट। तो वैसे नॉर्मल है, अगर आपको आता भी है आप थोड़ा बहुत इसमें बना के लिख सकते हो कि अगर पार्टनर और अथॉरिटी में कर रहे हैं तो एलएलपी लायबल होगा, नहीं कर रहे तो नहीं होगा। कोई पर्सन अगर जानता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो काम दे तो वो लायबल होगा, एलएलपी नहीं होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा काम है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है और उसके एलएलपी के पार्टनर्स कर रहे हैं तो उस केस में एलएलपी लायबल होगा, और जो भी सारी लायबिलिटी वो एलएलपी के ऊपर आ जाएगी, एलएलपी की प्रॉपर्टी पूरी उसके लिए लायबल होगी। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अभी तक हमने एलएलपी की बात की, अब देखते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी एक्सटेंड हो सकती है क्या। हाँ, पार्टनर इज नॉट लायबल सोलली पर्सन विद बीइंग अ पार्टनर, यानी कि वो एक पार्टनर के रूप में नहीं, उतना ही लायबल होगा जितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। हाउएवर ही शैल बी पर्सनली लायबल फॉर हीज ओन रॉन्गफुल एक्ट, यानी कि वो जो अगर कोई खुद रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई गलत काम करता है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा, लेकिन अगर कोई और पार्टनर एलएलपी का कोई और पार्टनर गलत काम करता है उसके लिए वो पार्टनर लायबल होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पार्टनर्स है वो कंपनी के एजेंट है, ना कि अदर पार्टनर के। सेक्शन 29 अब आता है। सेक्शन 29 होल्डिंग आउट के बारे में बात करता है। आपने पार्टनरशिप अगर पढ़ा है फाउंडेशन में, आपने स्टोपल वाला केस पढ़ा होगा, तो स्टोपल वाला जो प्रोविज़न था वो सेम प्रोविज़न है यहाँ पे, बिल्कुल डिट्टो। आप होल्डिंग आउट के नाम से यहाँ पे अगर किसी ने एलएलपी पढ़ा है फाउंडेशन में तो उसको याद भी होगा, तो वही सेम प्रोविज़न है। क्या कहता है प्रोविज़न, वेयर एनी पर्सन बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न और कंडक्ट, यानी कि वो बोल के, लिख के या अपनी किसी भी हरकत से अपने आप को पार्टनर बताता है एलएलपी का, तो फिर वो पर्सन लायबल होगा, भले ही वो पार्टनर नहीं है लेकिन वो पर्सन उस केस के लिए फिर भी लायबल होगा अगर सामने वाला बंदा जो भी क्रेडिट देता है एलएलपी को, सामने वाला बंदा क्रेडिट देता है एलएलपी को, उस बात पे मानते हैं कि वो जो कह रहा है ना वो उस बात सही है कि वो पार्टनर है। हाउएवर एलएलपी रिसीविंग सच क्रेडिट शैल आल्सो बी लायबल, और अगर वो एलएलपी उस क्रेडिट को रिसीव करती है, यानी कि अगर वो क्रेडिट उस पर्सन को मिला तो वो पर्सन लायबल होगा, लेकिन अगर वो क्रेडिट एलएलपी को मिलता है ना तो एलएलपी लायबल हो जाएगी। मैं केस लेके बताता हूँ, जैसे एग्जांपल लेके मान लो एक एलएलपी है, इसके पार्टनर्स है ए बी सी और एक डी है, वो इनका फ्रेंड है, ठीक है। एसबीआई अकाउंट है, बैंक है, ठीक है। अब डी गया एसबीआई वाले के पास और कहा मुझे 10 लाख का लोन दे दो, 10 लाख का लोन दे दो मैं एलएलपी की तरफ से आया हूँ, ठीक है। इनको तीनों को कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो अब सेबी जो है एसबीआई क्या कहता है, मैं दे देता हूँ, ठीक है। एसबीआई ने इसको लोन दे दिया डी को, जो भी कैश है इसके अकाउंट में डाले, तो एलएलपी का यहाँ कोई रोल आया नहीं, नाम आया, नाम से मतलब नहीं, क्योंकि एसबीआई को कंफर्मेशन लेना चाहिए था, तो अगर उसने नहीं लिया तो एलएलपी की कोई भी लायबिलिटी यहाँ नहीं बनती। लेकिन अगर डायरेक्ट इसको देने के बजाय एसबीआई क्या करता है, एलएलपी के अकाउंट में डाल देता है और
तब भी डी कहता है कि मैं तो पार्टनर ही नहीं था, और ये लोग कहते हैं हमें क्या पता पैसे कहाँ से है, हमारे पास तो आ गए बस, वो तो हमारा पार्टनर ही नहीं। तो उस केस में एलएलपी भी लायबल हो जाएगा क्योंकि पैसे उसके पास आए हैं। तो यही ये लाइन कहता है। तो पर्सन फेयर टू द पर्सन गिवन क्रेडिट, एलएलपी को क्रेडिट देता है, मतलब कि उस एलएलपी के नाम पे बिलीव करके उस पर्सन को अगर देता है पैसे तो वो पर्सन लायबल है। लेकिन अगर एलएलपी वो क्रेडिट रिसीव करती है, यानी कि वो जो भी पैसा है वो क्रेडिट एलएलपी को मिलता है, तो उस केस में एलएलपी भी लायबल हो जाएगा। वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ द बिजनेस कंटिन्यू इन द सेम एलएलपी नेम शैल नॉट बाय इटसेल्फ मेक इस his legal representative he is state liable for any act of the LLP done after his death। यानी कि अगर LLP के पार्टनर्स के डेथ के बाद भी अगर वो सेम नाम से LLP चलता रहता है तो उसके किसी भी एक्ट के लिए उसके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, क्योंकि नाम तो सेम है ना। अगर नाम चेंज हो गया होता, चेंजेस आ गए होते, पार्टनर्स को चेंज कर दिया होता, तो उस केस में फिर वो नए पार्टनर्स लायबल होते हैं, लेकिन वही नाम से चल रहा है, कंटिन्यू है, तो उस केस में वो लायबल हो जाएगा। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी किस फ्रॉड में हो सकती है क्या? हाँ, वेयर एनी एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी या उसके पार्टनर्स दोनों में से किसी के द्वारा भी किया गया हो विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर फ्रॉड करने के लिए किसको, क्रेडिटर या कोई और अदर पर्सन, उनको फ्रॉड करने के लिए लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, यानी कि जो भी एलएलपी है या उसका पार्टनर जो उसकी अथॉरिटी है, उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। हाउएवर एनी एक्ट डन बाय पार्टनर, यानी कि अगर वो एक्ट पार्टनर द्वारा भी हुआ है तो वो लायबिलिटी ऑफ एलएलपी लायबिलिटी ऑफ पार्टनर के बराबर ही हो जाती है। एलएलपी और पार्टनर की लायबिलिटी सेम होती है अनलेस पार्टनर हैज़ विदाउट अथॉरिटी। अगर उसको अथॉरिटी नहीं है तो एलएलपी बच सकता है, लेकिन अगर उस पार्टनर के पास अथॉरिटी है तो एलएलपी के ऊपर भी वो लायबिलिटी आ जाती है। उसके बाद पनिशेबल क्या होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी उसे? तो इम्प्रिजमेंट 5 ईयर्स। अब ये थोड़ा ना एलएलपी को उठा के जेल में डाल देंगे, तो उसके जो पार्टनर्स होंगे ना उनको 5 साल तक के लिए जेल हो सकती है, एंड फाइन ऑफ 50,000 to 5 लाख दोनों को मिला के ही है। Moreover, such LLP partners or its employees shall be liable to compensate to any person who is suffered loss and shall not be liable to the compensation without knowledge of LLP। यानी कि अगर इनके किसी भी पार्टनर या एलएलपी के किसी भी एक्ट की वजह से, ओसीओबी एक्ट की वजह से, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के एक्ट की वजह से वो किसी को लॉस हुआ है किसी और बंदे को, तो एलएलपी को वो लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लॉस जो भी लायबिलिटी है वो एलएलपी के नॉलेज में नहीं हुई, यानी कि एक पार्टनर था उसने फ्रॉड किया लेकिन बाकी पार्टनर्स को पता ही नहीं है कि फ्रॉड के बारे में, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया था, मतलब किया तो उनके पार्टनर्स था लेकिन कब किया था वो नहीं पता, तो वो उस केस में एलएलपी को कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसी पार्टनर्स को लायबिलिटी बनेगी। अब ये हो गया सेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है, तो आप इसे भी मार्क कर सकते हो इम्पॉर्टेंट में। तो उसके बाद 1 मिनट, हमारे शायद मैंने मार्क नहीं करवाए, तो एक बार मैं देखता हूँ। नहीं ठीक है, इतने ही है। उसके बाद ये यहाँ पे एक फ्रॉड की लायबिलिटी आ जाती है। सेक्शन 25 तो मैंने मार्क करा दिया था, सेक्शन 24 एक इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 25 है। उसके बाद सेक्शन 26 तो छोटा सा है। उसके बाद सेक्शन 27 भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। 28 29 तो ठीक है, कुछ ज़्यादा 29 में थोड़ा बहुत होल्डिंग आउट के बारे में, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और 29 और 30 भी इम्पॉर्टेंट कर लो, क्योंकि लायबिलिटी के बारे में आते हो तो केसेस पे अच्छा खासा बन सकता है। फिर हमारा 31 आ जाता है विसल ब्लोविंग। तो विसल ब्लोविंग क्या होता है? विसल ब्लोविंग यानी कि कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय या पार्टनर क्या करता है, कंपनी की चुगली कर देता है, एक सिंपल वर्ड में, यानी कंपनी के जो भी सीक्रेट्स है या फ्रॉड्स वगैरह है वो जाके बता देता है
अदर अथॉरिटी को, लीगल अथॉरिटीज़ को। तो कोर्ट में और रिड्यूस वेव्स, यानी कि अगर कोर्ट चाहे तो उसके जो भी लायबिलिटी बनती है उस केस में, मतलब उसने भी तो कुछ ना कुछ फ्रॉड किया होगा तभी उसे पता है, तो उस केस में उसकी जो भी रिड्यूस कर सकती है लायबिलिटी को और कम कर सकती है, तो उसके लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकती है, मतलब कम कर सकती है, या फिर वो ख़त्म भी कर सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वो गवर्नमेंट चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। पेनल्टी अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो भी पेनल्टी होगी उस पर या तो कम कर देगी या तो ख़त्म कर देगी। इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड डेट, अगर वो उसकी बातों सेटिस्फाइड है तो वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी हो, और ही हैज़ इन्फॉर्मेशन द गिवन लीड्स टू द LLP टू द प्रिस्क्राइब द एम्प्लॉयज़ कन्वेक्टेड, यानी कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, काम की है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से वो LLP की के कन्वेक्ट जो हुआ है वो सब हम पता कर सकते हैं, यानी LLP ने जो फ्रॉड वगैरह किया वो पता लगाया जा सकता है। तो नो पार्टनर और एम्प्लॉय में बी डिस्चार्ज, सस्पेंड, डिमोटेड, थ्रेटेंड या हैरेस, यानी कि जिसने विसल ब्लोविंग करा है ना उसको ना कंपनी LLP से निकाला जा सकता है, ना उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया जा सकता, सस्पेंड किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है, डिमोटेट उसे मारा पीटा जा सकता, कोई किसी भी तरीके से इलीगल चीज़ें नहीं करी जा सकती उसके साथ। 4-5 पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, वरना तो कुछ पॉइंट्स तो आप लिख सकते हो। हाईलाइटेड पॉइंट्स है डिस्चार्ज, सस्पेंड, डिमोटेड, थ्रेटेंड, हैरेस, ये सब आपको याद रखने होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे लगेंगे आंसर में। मेनली बिकॉज ही प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उसने कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दिया, ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए उसके साथ ये सारी केसेस नहीं कर सकते आप। उसके बाद हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो गया विसल ब्लोविंग का। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में आता है ये थोड़ा बहुत, इतना वो भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या है आप इस पर बना सकते हो, कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हो। अगर आप सेक्शन अच्छे से पढ़ोगे तो आप पेपर में बहुत अच्छा लिख सकते हो। हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपको बस याद रखने हैं। उसके बाद नया अगला सेक्शन है सेक्शन 32, सेक्शन 31 था ये, अब 32 आता है फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकता है कैप पार्टनर्स। तो वो टेंजिबल और इंटेंजिबल किसी भी फॉर्म में कर सकता है। टेंजिबल में मूवेबल, इमूवेबल कर सकता है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन शेल बी अकाउंटेड डिस्क्लोज इन द अकाउंट, यानी कोई पैसा वैसा लाता है तो उस केस पे भी वो कर सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें वो नहीं बोला कि टेंजिबल होगा, ये होगा, वो होगा, कोई एग्जांपल नहीं, डायरेक्ट बोला टेंजिबल, इंटेंजिबल, और टेंजिबल में चाहे वो मूवेबल है, इमूवेबल है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई पैसा लाता है तो वो बुक्स में डिस्क्लोज कर देना है बस, और उसके ज़्यादा कुछ भी इन्होंने एक्ट में कुछ नहीं कहा। फिर ऑब्लिगेशन क्या रहेगी कंट्रीब्यूशन की, ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन शैल बी एज पर LLP एग्रीमेंट, यानी कि LLP एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा, अगर लिखा है कि 10 करोड़ तक की वैल्यू लानी है आपको, तो आप 10 करोड़ तक की ही लाओगे, चाहे वो एसेट्स लाओ या कैश में लाओ, उससे मतलब नहीं है। और अ क्रेडिटर में इन्फोर्स पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टू ओरिजिनल ऑब्लिगेशन, यानी कि क्या होता है कि पार्टनर्स ने तो ऑब्लिगेशन डाल रखी है कि हम 10 करोड़ लाएंगे हर एक जना, लेकिन और वो बैंक से जाके 50-60 करोड़ का लोन ले रही है, तो उस केस में लोन लिया है या उसके हिसाब से, लेकिन पार्टनर्स क्या अपना 10 करोड़ ही नहीं दिए अभी तक LLP में, तो उस केस में जो वो क्रेडिटर है या बैंक है ना, वो LLP को इन्फोर्स कर सकती है, पार्टनर को इन्फोर्स कर सकती है कि आप अपना पैसा लाओ, नहीं तो मेरा सारा पैसा वापस करो, वो लीगली उस पर इन्फोर्स कर सकती है। इफ़ ही एक्सटेंड क्रेडिटर दे रिलीविंग सच LLP एग्रीमेंट के हिसाब से उसको कह सकती है कि आप अपना पैसा लाओ तभी हम आपको आगे लोन देंगे, और जो लोन है उसको वापस आप टाइम देंगे, लेकिन अगर आप नहीं करते तो उसके वापस ले लेंगे, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगा वो सब आप पे करेंगे और LLP को बंद कर देंगे। उसके बाद सेक्शन 34A क्या कहता है, 34A क्या कहता है, सिंपल है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो CG प्रिस्क्राइब करेगा NFRA के कंप्लायंस के साथ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑडिट एंड ऑडिटर्स में हम इसका बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद सेक्शन 34 आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करना, उसका ऑडिट कराना क्या मैंडेटरी है या होगा तो कैसे होगा। तो इस केस में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, मेंटेन होगा, जो कि कैश या अक्रूवल बेसिस में किसी भी तरीके से आप बना सकते हो डबल एंट्री सिस्टम में, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा रजिस्टर ऑफिस में रखा जाएगा, और उसका ऑडिट भी प्रिस्क्राइब मैनर में होगा। मैनर्स नहीं दिए तो उसको याद रखना नहीं है, बस ये याद रखना है प्रिस्क्राइब मैनर में होगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो हमने एक जगह पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ
सास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, जो कि प्रिपेयर्ड किया जाएगा एलएलपी द्वारा। हर एक एलएलपी उसको तैयार करेगी और 6 महीने के अंदर ही उसको बनाना होगा। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके अगले 6 महीने के अंदर आपको वो तैयार करना होगा। सारे डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स होंगे, उनके उस पर साइन होंगे और फिर वो आरओसी को सबमिट हो जाएगा। ये कीवर्ड्स या की पॉइंट्स आप देख सकते हो लिखे हैं मैंने। इसके सेंटेंस आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद से लिखने के लिए, ताकि आप मैंने पॉइंट्स लिख दिए ताकि आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए, जिससे सेंटेंस बनाने में ईजी हो जाए। उसके बाद पेनल्टी क्या लगेगी, नेचर और पेनल्टी क्या है। अगर कंप्लायंस नहीं किया, आरओसी को फाइल ही नहीं किया डॉक्यूमेंट्स, तो एलएलपी 100 रुपीज़ पर डे अप टू 1 लाख और डेजिग्नेटिंग पार्टनर 100 रुपीज़ पर डे अप टू 50,000। अगर कंप्लायंस नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में, एसएएस बनाने में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, या फिर ऑडिट करने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो एलएलपी 25,000 से लेकर 5 लाख तक और डेजिग्नेटिंग पार्टनर 10,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन उसे भरना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 35 आ जाता है एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न के बारे में क्या कहता है एलएलपी एक्ट कहता है एलएलपी शैल बी फाइल एन एनुअल रिटर्न विद आरओसी विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के अगले 60 दिन के अंदर आपको जो भी एनुअल रिटर्न है वो आरओसी को सबमिट करना होगा। जैसे अगर 31 मार्च को क्लोजर हुआ तो 30 मई तक आप कर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो आपको 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1 लाख, डेजिग्नेटिंग पार्टनर को 100 to 50K। मैक्सिमम जगह ये पेनल्टी है, आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जगह सेम पेनल्टी लगी हुई है। तो इसको अगर आप याद रख लो ना तो आपके बहुत सारी जगह की पेनल्टी हो जाएंगी। अगर आपको वहाँ याद भी नहीं, ये लिख दो, शायद तुक्के में सही भी हो सकती है। उसके बाद इंस्पेक्शन क्या करते, कौन सा कर सकता है डॉक्यूमेंट्स का, तो सेक्शन 36 कहता है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर चेंजेस, एसएएस यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न, वो उसका इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, शेल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन एज प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, यानी कि रूल्स में जैसा दिया होगा उसके हिसाब से कोई भी पर्सन उसका इंस्पेक्ट कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं कर सकता, ये पॉइंट याद रखना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं कर सकता, कंपनीज एक्ट में भी नहीं कर सकता, यहाँ भी बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई भी इंस्पेक्शन नहीं कर सकता अदर देन उनके ऑफिशियल्स के अलावा। उसके बाद पेनल्टी क्या होगी अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, तो इफ़ सेक्शन 37 कहता है इफ़ इन एनी डॉक्यूमेंट्स एनी पर्सन मेक अ स्टेटमेंट, अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट बनाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखा हो विच इज़ फॉल्स इन एनी मटीरियल पर्टिकुलर्स नोइंग इट टू बी फॉल्स और वो गलत है और वो बंदा भी जानता था कि वो गलत है लेकिन फिर भी उसने वो लिखा, एंड विच ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग टू बी मटेरियल, यानी कि कोई ऐसी बात उसमें लिखी जानी चाहिए थी जो इम्पॉर्टेंट थी लेकिन वो लिखा ही नहीं, हटा दिया उसे, तो उस केस में वो जेल अप टू 2 ईयर्स के लिए और फाइन 1 लाख से 5 लाख तक के लिए लायबल होगा वो पर्सन क्या वही आएगा ना, पार्टनर वगैरह ही आएंगे, वही स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर इनकॉर्पोरेशन के टाइम में जो ऑफिशियल्स होते हैं CAS एडवोकेट वो आ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 39 आता है। सेक्शन 39 भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है। तो इसमें क्या कहता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, उसके बाद हमारे ज़्यादा बचे नहीं है, छोटे छोटे 1-2 सेक्शंस, 5-7-8 सेक्शंस है, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या कहते हैं, फॉर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए, मतलब ये क्या है कि आरडी मतलब क्या, मान लो आप रीजनल डायरेक्टर या उसके ऊपर वाला पोस्ट, यहाँ आरओसी नहीं आएगा, यहाँ हमेशा रीजनल डायरेक्टर आएगा, तो वहाँ इसकी अपॉइंटमेंट लगी। ऑफिसर नॉट रैंक द आरडी से नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 39 कहता है आरडी में कंपाउंड एनी ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अब पहले मैं बता दूँ कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड होता है यानी कि अब किसी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है और उसे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीडिंग्स होंगी, बहुत सारे लॉ मतलब कोर्ट वगैरह में जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो कहता है कि इतना टाइम वेस्ट करने से क्या है, वो खुद ही उसके पास जाता है। मान लो किसी कंपनी में किसी डायरेक्टर ने फ्रॉड किया और उसकी शेयर्स के प्राइस बढ़ने वाले थे, उसके लिए उसने पहले ही इनर से कुछ
घोटाला कर दिया, तो उस केस में उसे पता है ये कंपनी वाले जाएंगे कोर्ट, केस करेंगे, टाइम लगेगा, पर कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो वो कहता है इसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, मैक्सिमम पेनल्टी आप आखिरी में मेरे को पे लगाओगे, तो मैक्सिमम पेनल्टी अभी ले लो क्योंकि प्रूव तो वो हो जाएगा, उसे लगता है कि वो प्रूव हो जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं टाइम बचाने से अच्छा मैं पेनल्टी पहले ही दे देता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि एक्चुअल पेनल्टी लगने से पहले ही पेनल्टी पे कर देना, या पता हो कि ऑफेंस हमने किया है वो एक दिन प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए पहले ही उसके जो भी फाइन्स लगेंगे वो दे देना। तो ये सिर्फ फ़ाइन वाले केस में, जहाँ जेल वगैरह आएगा उस केस में नहीं है, सिर्फ फ़ाइन वाले केस में जहाँ सिर्फ फ़ाइन भरना होगा। तो आरडी में आरडी अप्रूव कर सकता है, यानी रीजनल डायरेक्टर किसी भी तरीके का कंपाउंड अप्रूव कर सकता है जिसमें सिर्फ फ़ाइन आता हो, ओनली फ़ाइन वाले, बाय कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम फ़ाइन, जो वही उसका मैक्सिमम फ़ाइन होगा वही होगा, लेकिन जो मिनिमम है उससे कम नहीं, मतलब कि अगर बीच का कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मिनिमम वाले से कम नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअल में वो मैक्सिमम लेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है, कंपाउंडिंग शैल नॉट अप्लाई टू द सिमिलर ऑफेंस द कमिटेड इन 3 years। अगर 3 साल के अंदर आप दोबारा सेम कंपाउंड करते हो या सेम ऑफेंस करते हो तो अब आप कंपाउंडिंग के लिए लायबल नहीं होगे, फिर आपको कोई भी कंपाउंडिंग मिलेगी, आपका प्रोसीडिंग्स पूरा होगा, आपके जो भी जेल फाइन जो भी आएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर वो आप पहले से उसको कंपाउंड नहीं करवा सकते। लेकिन अगर अगर सेकेंड या सब्सिक्वेंट जो भी अगला आप कंपाउंड ऑफेंस करते हो तो 3 साल के बाद करते हो तो वो एक तरीके से समझाया जाएगा कि आपने पहली बार ही करा है, तो वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग मिल जाएगा। यानी कि कंपाउंडिंग अगर 3 साल से पहले करते हो तो उसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं आएगा, ऑफेंस 3 साल से पहले करते हो तो कंपाउंडिंग नहीं आएगा, 3 साल के बाद करते हो तो कंपाउंडिंग आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर्स क्या होगा, प्रोसीजर होगा कि एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग टू आरओसी शैल फॉरवर्ड टू द कमेंट टू आरडी, यानी कि जो बंदा है उसने आरओसी को इन्फॉर्म किया होगा कि मैंने ये गलत ऑफेंस किया है तो मुझे कंपाउंडिंग कराना है, तो आप मुझे बताओ कैसे करना है। तो आरओसी जो है उस एप्लीकेशन के साथ उसके जो भी कमेंट्स वगैरह होंगे, उसने जो भी रिसर्च वगैरह किया होगा वो आरडी को भेजेगा। वेयर एनी ऑफेंस विद द कंपाउंडिंग इशी इज एस्टिमेटेड इंटीमेटेड आरओसी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि अगर वो कंपाउंडिंग से कोई भी रिलेटेड आरडी इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेता है तो उसको 7 दिन के अंदर आरओसी को भी बताना होगा, ताकि वो रिपोर्ट तो कुछ बनाएगा ना, उसको भेजना है। और फिर कॉन्सिक्वेंसली कंपाउंडिंग, अगर कंपाउंडिंग के साथ पहले ही कोई केस है या उसके बाद कोई केस होने वाला है तो उस केस में क्या होगा, बिफोर इंस्टीट्यूशन टू ऑफ प्रोसिक्यूशंस, अगर कोई भी केस होने से पहले अगर करता है तो नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट, तो उसके बाद अगर अभी तक कोई भी केस नहीं हुआ है उस बंदे पे तो कंपाउंडिंग के बाद आगे भी उससे रिलेटेड कोई दूसरा केस होता है वो हो सकता है, लेकिन जिसके लिए वो कंपाउंडिंग करवाया उसने ना उससे रिलेटेड कोई भी केस नहीं हो सकता, किसी भी तरीके का केस फाइल नहीं हो सकता। और अगर केस पहले ही फाइल हो गया उसके बाद कंपाउंडिंग करा रहा है तो उस केस में आरओसी जो इंटीमेट करेगा उस कोर्ट को या जो भी ट्राइब्यूनल वगैरह है, और जो भी पेंडिंग केसेस बचे हैं ना उनको सबको ख़त्म करा देगा, डिस्चार्ज करवा देगा कंपाउंडिंग के बाद। उसके बाद ड्यूरिंग कंपाउंडिंग आरडी में डायरेक्ट एलएलपी टू फाइल सच रिटर्न अकाउंट्स बुक्स ऑफ अदर डॉक्यूमेंट एज मे स्पेसिफाई इन द अदर ऑर्डर, यानी कि आरडी जो है वो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल रिपोर्ट और किसी भी अदर कोई और डॉक्यूमेंट कोई रिटर्न मंगा सकता है एलएलपी से उसको चेक करने के लिए, और अगर वो नहीं देता एलएलपी तो जो भी फाइन बनेगा ना उसका डबल देना पड़ेगा एलएलपी को, वो फाइन उसका ट्वाइस फाइल देना पड़ेगा। जो फाइन है वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो हमें यहाँ नहीं दिया तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारा सेक्शन 37 कंप्लीट हो गया। फिर आता है हमारा सेक्शन 39 था, वो 38 छोटा सा था, मैंने उसको बाद में करा है। तो 39 हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत अच्छा सेक्शन है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुछ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रार है क्या अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके पास पावर है कि वो उसे ले सकता है। कैसे ले सकता है, आरओसी में रिक्वायर्ड एनी पर्सन इंक्लूडिंग पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, डीपी या एम्प्लॉय
DP यानी डिजिग्नेटिंग पार्टनर, टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ द सप्लाई एनी डिटेल इन राइटिंग, यानी कि ROC को कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किसी भी पार्टनर, चाहे वो पार्टनर हो, फॉर्मर पार्टनर हो जो सीज हो चुका है अदर देन डेथ, तो या डिजिग्नेटिंग पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो इन्फॉर्मेशन है सप्लाई चाहिए, डिटेल चाहिए ना, वो उसे राइटिंग में उन बंदों को देना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ फेलर, अगर वो नहीं देते हैं, ROC हैव पावर टू सैमन दैट पर्सन टू द अपेयर इन पर्सन, यानी कि वो उन्हें अपने सामने बुला सकता है। अगर वो दूर से, मतलब ROC अब नोटिस देगा कि ये बंदा मुझे इसका आंसर दे, क्वेश्चन मतलब कोई डिटेल मांगी होगी उसके बारे में बताए, या इसको लिख के भेजे, ये डिटेल्स को रिटर्न में भेजे, तो उस केस में वो बंदे को ROC, अगर वो बंदा वो काम नहीं करता है तो उसको अपने सामने भी बुला सकता है और उस पर फ़ाइन लगेगा 2000 से 25,000 तक का फ़ाइन लग सकता है। तो ये हो गया प्रोविज़न हमारा सेक्शन 38 का, बहुत छोटा सा प्रोविज़न था, ख़त्म हो गया। फिर हमारा सेक्शन 41 नहीं है, 42 आता है। 42 में क्या है, पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। तो पार्टनर्स ट्रांसफरेबल क्या, पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरेस्ट यानी कि ये नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यानी कि जो उसका LLP में उसका फ़ायदा है, जो उसकी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो क्या उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सेक्शन 42 कहता है राइट्स टू अ पार्टनर, राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कोई किसी भी तरीके का शेयर हो, यानी कि प्रॉफिट या लॉस के किसी भी तरीके शेयर पे हो, या रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द LLP एग्रीमेंट, किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन उसे मिलता हो LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, आर ट्रांसफर अदर होली और इनपुट, यानी कि वो अपने शेयर्स का राइट, अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट जो उसे मिलता है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, वो किसी और को दे सकता है कि अब से उसको मिलेगा। लेकिन ट्रांसफ़र डज नॉट बाय इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से किसी भी तरीके का बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ LLP वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मैनेजमेंट और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए वो किसी भी तरीके के राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो पार्टनर से बात कर लेता है तो उस केस में वो ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। सेक्शन 42 हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद कन्वर्जन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बना दिया, तो उसकी ये टेबल सा बना है। सेक्शन 55, 56, 57 में सेम प्रोविजन है जो शेड्यूल्स में है, तो इतना हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेक्शन 58 आता है। सेक्शन 58 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन का इफेक्ट क्या होगा अगर रजिस्ट्रेशन ऑन सेटिस्फाइंग दैट फर्म, प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी ये सब अपना कन्वर्जन करवाते हैं, यानी कि जो अभी अपने पिछले 3 सेक्शन देखे ना, 50, 56, 57 और तीनों शेड्यूल्स, उनके हिसाब से ये 3 लोग जब अपना कन्वर्जन कराते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें शेड्यूल जो है उसके हिसाब से कराना पड़ेगा। ROC शेल रजिस्टर्ड, यानी कि ROC इनको रजिस्टर्ड कर लेगी, इनके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगी और इनको एक नया LLP सर्टिफिकेट इशू कर देगी। LLP शैल बी इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन इन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी डेट सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी उसके उसी दिन से वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी फर्म हो, वो LLP मानी जाएगी। LLP शैल विद इन 15 days इन्फॉर्म ROC फॉर सच कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन होने के बाद वो ROC को इन्फॉर्म करेगी कि हमने ये कन्वर्जन करा लिया है, मतलब कि करेगी ROC, बाद में उसको इन्फॉर्म भी करो हमने कन्वर्जन करा लिया है। उसके बाद LLP एंड पार्टनर्स जो LLP के वो सारे बाउंड होंगे उस शेड्यूल में, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब के लिए। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या रहेगा, यानी कि कन्वर्जन के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे कि देयर शैल बी LLP बाय नेम स्पेसिफाई इन सर्टिफिकेट, यानी कि जो नाम है वो LLP के हिसाब से हो जाएगा। ऑल इंटरेस्ट एंड एसेट्स विल बी ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि कोई भी कंपनी या फर्म है उसके जितने भी इंटरेस्ट है, एसेट्स है, लाइबिलिटी वगैरह है, सब उस LLP के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो भी फर्म या LLP है वो डीम डिसॉल्व मान लिया जाएगा, यानी कोई पुराना है तो उसे मान लिया जाएगा वो ख़त्म हो गया, अब जो नया है उस वो ही है। उसके बाद सेक्शन 59 आता है फॉरेन LLP विद प्रिस्क्राइब द बिहाफ, यानी कि जो भी रूल्स वगैरह उसके हिसाब से, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत देखो। उसके बाद हमारा
सेक्शन 60 आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसे भी आप मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट। तो सेक्शन 60 किस बारे में बात करता है? कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी, यानी अरेंजमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्या किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट करना, उन सब के बारे में बात करते हैं सेक्शन। तो वेयर आर C/A इज़ प्रपोज्ड बिटवीन एलएलपी एंड क्रिएटर, यानी कि एलएलपी और क्रिएटर के बीच में किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ का या अरेंजमेंट्स का डिसीजन हुआ है, या किसी भी एलएलपी या पार्टनर्स की, यानी कि कुछ पैसे का लेन देन या क्रेडिट डेबिट का लेन देन, जिस भी तरीके से उसका कोई सेटलमेंट का हुआ है, तो ऑन एप्लीकेशन, यानी कि वो फिर एलएलपी जो है वो एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को, कोई भी दे सकता है, वो चाहे एलएलपी हो, क्रेडिटर हो, पार्टनर हो, या अगर डिज़ोल्व हो रही है तो उस केस में लिक्विडेटर हो, वो ट्राइब्यूनल को ऑर्डर एप्लीकेशन देगा। तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि वो आप एक मीटिंग बुलाइए, कॉल्ड हेल्ड और कंडक्ट कीजिए, ताकि उसके फाइनल डिसीजन लिया जा सके, और उसके बाद आप उसको ऑर्डर को पास कर देगा। सेंक्शन ऑफ सीए, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ और किस तरीके से अरेंजमेंट सेंक्शन होगा, यानी कि पास होगा, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ 3/4 इन वैल्यू ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि मीटिंग किस लिए बुलाई? वोटिंग के लिए। तो अगर जो भी ये चारों को बुलाया गया, जो ऊपर हमने पॉइंट्स देखे ना, ये चारों, इन चारों को बुलाया जाएगा मीटिंग में, और अगर मेजॉरिटी रहती है 3/4 से ज़्यादा की वैल्यू में, मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टनर मेंबर्स या जो भी होंगे, और 3/4 वैल्यू, तो उस केस में वो एग्रीड हो जाएगा, सेंक्शन कर दिया जाएगा ट्राइब्यूनल द्वारा, यानी कि ट्राइब्यूनल उसे पास कर देगा उस ऑर्डर को, और शेल बी बाइंडिंग टू, और वो ऑर्डर जो होगा वो हर एक क्रेडिटर, पार्टनर, एलएलपी या लिक्विडेटर को बाइंड रहेगा, यानी कि उसके बाद वो ये नहीं कह सकते नहीं हमें ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, उसके बाद ये वो इस बात को बदल नहीं सकते। उसके बाद no order sanctioned by any CA shall be made unless it is satisfied that LLP has dissolved, यानी कि अगर CA कोई भी किसी भी सेंक्शन नहीं देती है, अनलेस अगर वो LLP डिसॉल्व नहीं हो रही, तो उसके पहली बात तो अगर CA मतलब जो ट्राइब्यूनल है वो पास नहीं करती है ऑर्डर कि नहीं आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर एलएलपी डिसॉल्व हो रही है, तो ऑल द मटेरियल इंक्लूडिंग लेज फाइनेंशियल पोजीशन और पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिंग प्रेसिडिंग्स, यानी कि जो कुछ रिपोर्ट्स वो मांगेगा, किसी भी तरीके के मटेरियल फैक्ट्स मांग रहा है वो दो, फाइनेंशियल पोजीशन दो अपनी, और जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने पिछले कुछ टाइम में करवाई है, अपने ऑडिट वगैरह करा है, उस सब की रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, तभी वो सेटिस्फाई होगा। अगर नहीं होता तो वो सिर्फ ये सब मांग सकता है दोबारा से। उसके बाद फाइल विथ आरओसी, उसके बाद अब हमने कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया, अब आरओसी को भी जाके बताना ही पड़ेगा, उनको बताए बिना हमारा काम कैसे होगा। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होगा वो आरओसी को देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, ऑफ ऑर्डर आते ही 30 दिन के अंदर उनको दे देना होगा। इफेक्ट ओनली आफ्टर द फाइल विथ आरओसी, मतलब वो तभी काम करेगा जब आपने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया, उसके अलावा वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर किसी भी काम का नहीं है। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो आपको 10,000 से लेके 100 रुपये पर डे के हिसाब से बोर्ड एलएलपी और डेजिग्नेटिव पार्टनर दोनों को लायबिलिटी बनेगी, और मैक्सिमम एलएलपी को 1 लाख और डेजिग्नेटिंग पार्टनर को 50,000, जो मैंने एक जगह बताया भी था शायद आपको, सेम पे है कि मैंने कहा था कि 3-4 जगह सेम दिया है, तो वही है पेनल्टी यहाँ पे। द ट्राइब्यूनल में स्टे इन द कमिटमेंट ऑफ द कंटिन्यूएशन द सूट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एलएलपी एट एनी टाइम आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि अगर इससे पहले या इसके बाद कोई भी स्यू होगा, कोई भी केस होगा एलएलपी के, तो वो सब कैंसिल कर दिया जाएगा, वो सब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। उसी के साथ हमारे सेक्शन 60 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 10 सेक्शंस बचे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। बस ये एक सेक्शन 61 थोड़ा बड़ा है, और एक ये 62, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। उसके बाद हमारे छोटे छोटे सेक्शंस है, उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके पावर ऑफ एनसीएलटी की क्या पावर है सीए को इन्फोर्स सीए कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट के लिए, वेयर एनसीएलटी सेंक्शन अगर वो उसको पास कर देती है तो शैल हैव पावर टू सुपरवाइज
मतलब वो उसको देखेगी कि जो ऑर्डर दिया उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मे गिव सच डायरेक्शन और मेक मॉडिफिकेशन और कंसिडर नेसेसरी पर वर्किंग ऑफ, यानी कि उसके लिए अगर चाहे तो वो कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, कोई मॉडिफिकेशन अगर कोई चेंजेस करना है वो बता सकती है, और कोई और भी नेसेसरी रहेगा ना वो अपने पावर के हिसाब से उसको बता सकती है, प्रॉपर वर्किंग कर सकती है कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट के लिए। इफ एनी NCLT इज सेटिस्फाइड CA कैन नॉट बी वर्क सेटिस्फैक्ट्री, इट में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि यानी कि जो LLP है वो सही से काम नहीं कर रही है, जैसा ऑर्डर दिया गया तो वो नहीं कर रही है, तो अदर ओन और इट्स मोशन और एप्लीकेशन ऑफ एनी कंसर्न, यानी कि कोई और आके कहता है कि LLP काम नहीं कर रही है सही से, या फिर वो खुद से देख रही है कि LLP काम नहीं कर रही है सही से, तो वो उस LLP को वाउंड अप कर सकती है। सेक्शन 61 ख़त्म। अब सेक्शन 62 आता है। सेक्शन 62 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ फैसिलिटेटिंग रिकन्स्ट्रक्शन और एमलगमेशन, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन और एमलगमेशन अकाउंट्स के दो कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। उसके बारे में यहाँ बोला गया है। क्या क्या कहता है सेक्शन 62? वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 60, यानी 60 के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट की बात की गई है वो एक तरीके से रिकन्स्ट्रक्शन या एमलगमेशन ही है। एंड इट शोन that CA scheme is amalgamation reconstruction is more than 2 LLP, यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन या एमलगमेशन बी के किसी भी दो या दो से ज़्यादा LLP के बीच में हो रहा है। एंड होल और पार्ट अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी ऑफ एनी LP इज ट्रांसफर्ड, यानी कि पूरी या फिर कुछ पार्ट्स LLP की ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस केस में क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्शन 60 शैल अप्लाई, यानी कि वहाँ पे सेक्शन 60 में जो कहा गया वो सारा अप्लाई होगा। मोर ओवर उससे भी आगे ट्राइब्यूनल शैल इंक्लूड द फॉलोइंग इन हिज ऑर्डर, और कुछ और भी चीज़ें कह सकती है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ अनरजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी टू ट्रांसफरी, यानी कि अगर कोई किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र हो रहा है अनरजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी है उसकी, वो सारी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हो जाए, किसी भी तरह के एसेट्स वगैरह है। कोई भी कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, कोई अगर उस कंपनी पे LLP पे केस चल रहा है तो वो भी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। कोई डिसोल्यूशन विदाउट बाउंडिंग अप है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कोई प्रोविज़न है पर्सन से, डिसेंडिंग पर्सन से रिलेटेड फ्रॉम CA से, वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अदर इंसिडेंशियल कॉन्सिक्वेंस, कोई और भी बात है जो एक LLP या फर्म पे चल रही है, कोई प्रॉफिट उसका है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आ रहा है, कोई केस के लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, कहीं उसको डिफ़ॉल्ट किया तो उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो एमलगमेशन या रिकन्स्ट्रक्शन के बाद वो सारी पेनल्टी उस ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद नो सच CA सेंशन अंडर 62 अनलेस, अगर 62 के अंदर वो सेंशन नहीं होता है अदरवाइज, यानी कि अगर ROC ऑफ और ऑफिशियल लिक्विडेटेड रिपोर्ट ट्राइब्यूनल द मैनर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द LLP एंड प्रोजेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और जो भी पार्टनर वगैरह उनके फ़ायदे के लिए है तो सेंशन कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्फॉर्म कर देगी ROC या ऑफिशियल लिक्विडेटर इन्फॉर्म कर देंगे ये काम जो है पब्लिक के या पार्टनर्स के इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये काम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ और एग्रीमेंट का अरेंजमेंट का वो ट्राइब्यूनल जो है उसको सेंशन कैंसिल कर देगी, उसको पास नहीं करेगी। When an order to the provides for transfer of any property and liabilities, यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर आता है प्रॉपर्टी या लाइबिलिटीज़ को पास करने का, इट शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ओनली ऑर्डर सो डायरेक्ट, तो वो किसी बिना किसी चार्ज के, यानी कि उस पर किसी बैंक का लोन वगैरह है, मतलब कि बैंक के पास वो गिरवी रखा है तो वो गिरवी पास नहीं होगा, यानी कि वो एसेट्स फ्रीली ट्रांसफ़र हो जाएगी, आगे वो बंदा किसी को भी सेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसमें उस बैंक का क्या होगा, क्या पता क्या होगा, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं बोला तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। फाइल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ NCLT ऑर्डर विथ ROC, यानी कि जो भी ऑर्डर आया होगा उसको ROC को सबमिट करना 30 दिन के अंदर। पेनल्टी क्या होगी, 10,000 से 100 रुपये, 1,50,000, जो मैंने कहा था भाई पेनल्टी सेम है, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत जगह सेम आई है। उसके बाद वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, सेक्शन 63 कहते हैं द वाइंडिंग अप ऑफ LLP में भी अदर वॉलेंट्री और ट्राइब्यूनल, यानी कि किसी भी तरीके से हो सकता है
तो क्या कहता है, मतलब कि एलएलपी खुद भी कर सकता है और ट्राइब्यूनल जो है वो कहेगा तो भी वो बाउंड अप या डिसोल्यूशन कर सकता है। खत्म प्रोविजन। सेक्शन 64 आता है सर्कमस्टेंस ऑफ एलएलपी में बी बाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल उसको बाउंड अप करता है तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 64 कहता है इफ द एलएलपी डिसाइड दैट एलएलपी इज बाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल अगर उसे बाउंड अप करता है तो 6 महीने के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी रिड्यूस बिलो 2, अगर 2 से कम है तो नंबर ऑफ 4-6 मोर देन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं फिर भी वो उसमें पार्टनर्स 2 से कम है तो उस केस में ये कर सकता है। या फिर एलएलपी एक्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ, अगर वो किसी गलत काम में किसी भी सिक्योरिटी ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या सोवेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इनका जो भी उसकी अथॉरिटी है या कोई भी लीगल चीज़ है उससे हट के कोई इलीगल चीज़ें या अथॉरिटी से बाहर काम कर रहा है तो उस केस में भी एलएलपी का बाउंड अप जो है वो ट्राइब्यूनल कर सकती है। डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ आरओसी द सेज एंड एआर फॉर कंसिक्यूटिव 5 ईयर्स, 5 साल तक उसने कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं करी, उस केस में भी वो बाउंड अप ट्राइब्यूनल अपने आप बाउंड कर सकता है। ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट इक्विटेबल दैट इज एलएलपी अप फाउंडेड, यानी कि जब भी ट्राइब्यूनल को लगे कि एलएलपी ऐसा काम करिए जो किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है, वो किसी तरीके का फ्रॉड वगैरह करिए, तो वो ट्राइब्यूनल जो है उसे बाउंड अप कर सकता है। तो उसके बाद सेक्शन 66, 67, 69 और 70 4 सेक्शन बचे छोटे छोटे, बहुत जल्दी खत्म करते हैं इसको। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द पार्टनर्स विद एलएलपी, तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन वगैरह है वो एलएलपी पार्टनर्स और एलएलपी के साथ कैसे होगा। सेक्शन 66 कहता है पार्टनर में लेंड मनी एंड ट्रांजेक्ट बिजनेस विथ एलएलपी, यानी कि जो पार्टनर्स है वो बिजनेस को पैसे दे सकते हैं या कोई और बिजनेस की चीज़ है वो दे सकते हैं। हैज़ सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन विद द नॉन पार्टनर भी दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकता है। खत्म हो गया सेक्शन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 67 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बोला है कंपनीज एक्ट का प्रोविजन अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो सीजी अगर कहता है तो अप्लाई होगा वरना नहीं होगा। कोई एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ सकती है। हाँ, अगर एनी डॉक्यूमेंट या रिटर्न, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किए गए हैं टाइम पे, जो टाइम मिला था प्रिस्क्राइब टाइम था उसमें नहीं किए गए हैं, तो उसमें वो एलएलपी को एडिशनल फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी और वो रिटर्न या डॉक्यूमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। ये सेक्शन भी खत्म। उसके बाद सेक्शन 70 क्या कहते हैं, इनहेंस पनिशमेंट, या कोई और पनिशमेंट मिल सकती है। हाँ, इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर, जो सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस की बात की थी हमने, उसमें पनिशेबल हो सकता है इम्प्रिजमेंट एज प्रोवाइडेड बट विथ अ फाइन विच शैल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द फाइन विद द ऑफेंस, यानी कि वो इम्प्रिजमेंट भी मिल सकता है कोई प्रोवाइड करा जाए तो, और उस पर जो फ़ाइन है वो जो भी लगेगा वो ट्वाइस ही लगेगा, डबल होके ही लगेगा, एक्चुअल से ज़्यादा ही लगेगा। इसके साथ हमारा एलएलपी एक्ट पूरा ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। कोई डाउट आता है किसी सेक्शन में तो आप मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें दो डिफरेंसेस थे, एक एलएलपी और पार्टनरशिप का और एक कंपनी और एलएलपी का, तो उसे आप अब खुद से भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। वो इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि जैसे हमारा फाउंडेशन में पार्टनरशिप और एलएलपी में डिफरेंस, एलएलपी में मेनली हमने डिफरेंस पढ़े हैं, तो आप लोगों ने भी आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसे मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा फाउंडेशन वगैरह में, वरना नोट्स में मैं डाल दूँगा आखिरी में 2 पेज कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है उसमें, तो सब आपको पढ़ लेना होगा। और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो। उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनसे भी कहें कि वीडियो देखें। और आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब हमारा एग्ज़ाम जैन में है, तो जैन के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और ट्राई कीजिए कि बोथ ग्रुप करें। थैंक यू।